पीएफआई का ये दावा रहा कि उनके पास लाखों का कैडर है, ट्रेन कैडर है, तो ट्रेन कैडर कहाँ चला गया एक ही दिन के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएफआई को एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन माना है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना है। सबको आतंकवादी बोला, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएफआई को अभी तक आतंकवादी नहीं बोला। कहाँ था वो कैडर, क्या ट्रेनिंग हो रही थी, इन सारे सवालों का जवाब सामने आना चाहिए। सारी की सारी भीड़ आपका कैडर है, ये नहीं कहा जा सकता। तो गलतफहमी में थे पीएफआई वाले, फिर पता नहीं वो गलतफहमी में थे या दूसरों को गलतफहमी में डाल रहे थे। पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है और अब इस बात को पीएफआई ने भी माना और केंद्र सरकार का यानी गृह मंत्रालय का सम्मान करते हुए पीएफआई ने अपनी प्रेस रिलीज जारी करते हुए खुद को डिसॉल्व कर लिया है। हमारे साथ इस वक्त पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी, जो कि एमपीसीआई के नेता हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। रहमानी साहब, आपसे आज बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि मुद्दा बड़ा इस वक्त जो है वो सख्त है। वो ऐसे कि पीएफआई ने इस बात को खुद से मान लिया है कि हम जो है वो गृह मंत्रालय का सम्मान कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई पीएफआई के लिए अगर कोई बोलेगा या प्रदर्शन करेगा तो वो क्यों करेगा और उसकी वजह क्या है। कोई सड़क पर उतरे पीएफआई के लिए तो क्यों उतरेगा, आप भी अगर बोलेंगे पीएफआई के लिए तो क्यों। इस पर मेरा आपसे ये जानना है कि क्या पीएफआई इस बात को मानती है कि हम गलत कर रहे थे। मुझे मालूम नहीं उनके बयान का मतलब क्या है। मैं ये जानता हूँ कि इस मुल्क में 1948 में पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार आरएसएस बैन हुई थी और बहुत सख्त धाराएं थी जिस पे वो बैन हुई थी, लेकिन उसने अपने आप को डिसॉल्व नहीं किया था। फिर 1975 में इमरजेंसी के वक्त में बैन हुई और पूरे 2 साल वो बैन रही, जब तक इमरजेंसी रही 19 महीने, तो उन्होंने ख़ुद को डिसॉल्व नहीं किया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद आरएसएस बैन हुई, तब उन्होंने ख़ुद को डिसॉल्व नहीं किया। और जब भी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन, आज 50 से ज़ायद ऑर्गेनाइजेशंस बैन हैं इस मुल्क में, किसी ने अपने आप को डिसॉल्व नहीं किया है। सीमी ने भी खुद को डिसॉल्व नहीं किया। सीमी का केस आज भी सब जुडिस है, सीबी का केस चल रहा है, उसके बैन वो सही था या नहीं था, इस पर केस अब तक चल रहा है, कोई उस पर फैसला नहीं आया है। आज 21 साल हो गए, 2001 में बैन हुई थी, उन्होंने भी खुद को डिसॉल्व नहीं किया। अब ये लोग खुद को क्यों डिसॉल्व कर रहे हैं और क्या उसकी मसलहत है। और फिर मुझे इस बयान पे हैरत है कि उन्होंने ये खुद ये कहा कि हम वजारत दाखिला, हम चूँकि एक लॉ अबाइडिंग एसोसिएशन हैं, रजिस्टर्ड हैं, और वजारत दाखिला के इस फैसले का एहतराम करते हुए हम अपनी तमाम इकाइयों को तहलील कर रहे हैं। तो एहतराम के यहाँ क्या मानी है, ये मेरी समझ में आया नहीं। और इसीलिए आप देखिए कौन निकला। पीएफआई का ये दावा रहा कि उनके पास लाखों का कैडर है, ट्रेन कैडर है, तो ट्रेन कैडर कहाँ चला गया एक ही दिन के अंदर। 3 घंटे 4 घंटे हुए बैन हुए और आज तक 50 ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा बैन में कोई टाइम बाउंड बैन नहीं हुआ। पहली बार 5 साल के लिए टाइम बाउंड बैन किया है एक ऑर्गेनाइजेशन को, और वो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में नहीं किया है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में किया है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएफआई को एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन माना है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं माना है। ये बहुत बड़ा फर्क है, इसे समझना चाहिए। जो मीडिया बोल रहा है टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है, सबको आतंकवादी बोला, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएफआई को अभी तक आतंकवादी नहीं बोला। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो इस सूरत हाल में पीएफआई के क्या अंडरस्टैंडिंग रही है बाकी लोगों के साथ, कहाँ था वो कैडर, क्या ट्रेनिंग हो रही थी, इन सारे सवालों का जवाब सामने आना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि मैंने तो साल भर पहले, यानी मेरी ज़िंदगी के 50 साल की मेरा सियासी सफ़र है, मेरी 60 साल की उम्र हो गई। 7 साल 8 साल की उम्र से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स को देखता रहा हूँ, इतने बचपन से। मैंने कभी भी अलगाव की सियासत को इस मुल्क में अप्रूव नहीं किया। इस नुक्ता नज़र से 3 साढ़े 3 साल, यानी दिसंबर 2017 से नवंबर 2021 तक मैं एसडीपीआई में रहा, जो उनका पॉलिटिकल विंग है। मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन कभी नहीं हुआ और 4 साल मेरी ज़बरदस्त खुशामद की गई, तब मैंने वो किया था। लेकिन वो मेरे पॉलिटिकल लाइफ का ब्लैक फेस था जिसने मेरी इमेज को डेंट किया, बुरे तरीके से मेरी इमेज को डेंट किया, और मैंने अल्टीमेटली साल भर पहले उसको छोड़ा। इसीलिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो सिंबॉलिक है।
अलामती तौर पर कर रहे हैं। इश्यूज को तो सस्टेनेबिलिटी की जरूरत होती है। आप देखिए मुल्क में जो बड़े बड़े मूवमेंट चले हैं वो सालों साल चलते रहे, एक ही मूवमेंट। मतलब आप देखिए झारखंड का मूवमेंट, उत्तराखंड का मूवमेंट एक दिन चला है, 1 घंटे का चला है, कंटिन्यूअस चलता रहा। आरएसएस का मूवमेंट 100 साल से लगातार जारी है, तब वो इक़्तिदार में आके बैठे हैं। आप 1 घंटे का सिंबॉलिक अगर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं या किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और फायदे और नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिटिक्स इशू बेस्ड नहीं हो सकती, वो कभी प्रोडक्टिव नहीं हो सकती, वो किसी न किसी के फेवर में काम करती है। इसका मतलब आपने जो बातें कही उसमें 2 बातें तो बहुत बड़ी हैं कि किसी ने भी, कोई भी तंजीम जितनी अब तक बैन हुई है मुल्क में, जिसमें आरएसएस भी रही हो, सिमी भी रही हो और अन्य कई तंजीमें, किसी ने खुद को डिसॉल्व नहीं किया। डिसॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि खुद को गलत मानना है और खुद को सही, यानी ये बता दिया कि हम गलत कर रहे थे कुछ ना कुछ, एहतराम का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। दूसरी बात आपने यहां ये कही कि किसी ने भी अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई आवाज नहीं उठाई। वो कैडर कहां गया कि जिस कैडर की दुहाई अनीस अहमद स्टेज पे खड़े होकर सेक्रेटरी दिया करते थे और बाकायदा गिरफ्तार होने से पहले उनकी स्पीच है, उसमें कहा गया है कि बैन करोगे डरेंगे नहीं, गिरफ्तार करोगे डरेंगे नहीं, ये लाखों का कैडर हमारे साथ है जो आवाज उठाएगा। कहां है वो कैडर? सवाल तो यही उठ रहा है। फिर क्या फिर वो उन्होंने मान लिया कि हम गलत हैं? देखिए, रैली करना और रैली में भीड़ को जुटाना एक अलग टेक्निक है, लेकिन वो सारी की सारी भीड़ आपका कैडर है ये नहीं कहा जा सकता। तो गलतफहमी में थे पीएफआई वाले? फिर पता नहीं वो गलतफहमी में थे या दूसरों को गलतफहमी में डाल रहे थे, ये मुझे नहीं मालूम। ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। अभी आप देखिए दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 30,000 की कैपेसिटी है। वो 30,000 की कैपेसिटी फुल टू दी कैपेसिटी थी। बिल्कुल, आपने भी उसको कवर किया। लेकिन क्या 30,000 लोग पीएफआई के दिल्ली में मौजूद हैं? क्या दिल्ली और वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में मिला के 30,000 का कैडर मौजूद है? सामने आके बताएं। नहीं है, लेकिन आप भीड़ जुटा सकते हैं। अब आपको इस एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन करता हूं। 2022 के यूपी इलेक्शन में प्रियंका गांधी से ज्यादा बड़ी भीड़ कोई नहीं ले रहा था सड़क पे जब वो रोड शो कर रही थी। प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा रोड शो उनका था, लेकिन सीटें कितनी मिली हैं उनको? 1 या 2 सीट मिली वहां पर, बाकी जगहों पे वोट भी नहीं मिला। तो रैली इकट्ठा करना 17 सितंबर को, यानी ये एक अजीब बात है कि दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल में जिस तंजीम को एक 10 आदमी की मीटिंग करने की इजाजत नहीं है, उसी तंजीम ने 17 सितंबर को केरल में खड़े होकर 5 लाख का मजमा, 3 लाख का मजमा इकट्ठा कर लिया कोझिकोडे के किनारे पे, और वो बैन हो गई। अगले दिन तो 10 आदमी नहीं निकले। समझ रहे हैं? इसी तरीके से कर्नाटक में पूरे इस 2 महीने के दौरान जहां इलेक्शन होने वाला है 1 साल के अंदर अंदर, वहां पर हर हफ्ते आप 50,000 से 1 लाख का मजमा मुख्तलिफ जिलों में इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में भी सब लोग गिरफ्तार हो गए। कहाँ हैं सब लोग? तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चीज़ें दिखाई देती हैं, मुसलमान मेन स्ट्रीम में रहा है हमेशा, और उसकी कोशिश रही है कि वो मेन स्ट्रीम सोशल पॉलिटिकल एरेना में खड़ा रहे। और ये रीज़न है कि आप गौर से देखिए कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को मुसलमानों ने रिजेक्ट किया है पूरे मुल्क में पिछले 75 साल लगातार। आपने देखे असदुद्दीन अवैसी के इतने बड़े प्रोपेगेंडा के बावजूद यूपी में, बिहार में, बंगाल में असदुद्दीन अवैसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नाम पे कुछ अचीव नहीं कर सके। मुस्लिम लीग 2 जिलों के बाहर केरल के कहीं कुछ अचीव नहीं कर सकी, 100 वोट हासिल करने की पोजीशन में नहीं है। यूडीएफ के लोकल कंपल्जन है कि 6-7 जिले जो लोअर असम के हैं, बदरुद्दीन अजमल उसके बाहर नहीं जा सकते पूरे हिंदुस्तान में। तो इसका सीधा मतलब आउटकम यह है कि जो मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नाम पर जो सियासत भी इस मुल्क में कभी भी किसी ने भी करने की कोशिश की, वो रिजेक्ट कर दी मुसलमानों ने खुद। जबकि इस मुल्क में बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी वो आइडेंटिटी के नाम पर ही चली हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर चलते हैं, वो खुल के कहते हैं कि वो हिंदू, और चल रही है और इक़्तिदार में आ गई उसी आइडेंटिटी के नाम पे। कांग्रेस ने कभी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से खुद को अलग नहीं किया, वो दलित और माइनॉरिटी और ओबीसी को साथ लेकर उसी आइडेंटिटीज को चलती रही। समाजवादी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, बीएसपी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, आरजेडी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, नीतीश आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, डीएम के आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, ममता बनर्जी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है। कौन? अकाली दल, शिवसेना, सब तो आइडेंटिटी की, रीजनल, रिलीजियस एंड कास्ट
आइडेंटिटी पर इस मुल्क की राजनीति चलती है और लोग राजनीति में इस आइडेंटिटी पर इक़्तिदार में आते और बीजेपी हैं, के मगर पास मुसलमान नहीं आते। हाँ हाँ हाँ। मुसलमान नहीं आते इस जुमरे में। एक चीज, दूसरी चीज रेडिकलाइजेशन। आप रेडिकलाइजेशन में राजनाथ सिंह जी का बयान देखिए, जब वो होम मिनिस्टर थे, जो पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान रेडिकल आउटफिट्स के साथ कभी खड़ा ना हुआ था, ना आज खड़ा हुआ है। ये स्टेटमेंट ओपन इस मुल्क के वजीर दाखिला का पार्लियामेंट हाउस में है, इससे ज्यादा अहम बयान कोई नहीं हो सकता। और अब आप उन ऑर्गेनाइजेशंस को उठा के देखिए, जो 50 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, में बार बार कह रहा हूं, जो बैन है उसमें इंडियन मुस्लिम्स की पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का किसी का नाम लेके मुझे बताइए। एक सिमी के अलावा आप किसी का नाम नहीं ले सकते, वो भी छोटे छोटे पॉकेट्स में कहीं कहीं काम करती थी। आम हिंदुस्तानी मुसलमान ने सिमी को भी सपोर्ट नहीं किया था। पीएफआई, अभी पीएफआई का भी जो बेस है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु है, और उसमें भी उनका कितना बड़ा बेस है वो सामने आ गया बैन लगते ही।